नमस्ते। स्टार्ट करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक से। आज मैं और मेरे कज़न्स बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक्चुअली मैं अभी दिल्ली में ठहरा हुआ हूँ, आपको शायद पता होगा। मैं ट्रीटमेंट के लिए आया था यहाँ अपना। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ अगर हम परचेज़ करते हैं तो क्या प्राइसेस हैं, क्योंकि वो लोग यहीं पर काम करते हैं और वो उनका करियर वगैरह यहीं है। तो वो इस तरह से देख रहे थे कि कुछ परचेज़ करें प्रॉपर्टीज़, कुछ विजिट कर रहे थे और देख रहे थे, समझ रहे थे कि क्या प्राइसेस हैं, कहाँ पर अच्छे मिल सकता है। तो मैं भी उस डिस्कशन में शामिल हुआ और मैंने देखा कि किस तरह से प्राइसेस हैं और क्या चीज़ है। और वहीं हमारा तो शेयर मार्केट वाला दिमाग है, तो उसी तरह से मैंने सोचा कि यहाँ क्या रिटर्न बन सकता है, क्या पैसा स्टक हो जाएगा और किस तरह से इसमें से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी याद आता है, मैं तो यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लैट पर। तो बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने प्राइसेस बताए, तो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। मतलब मैं तो भाई आगरा में रहता हूँ, तो वहाँ पर प्राइसेस इतने नहीं है। वहाँ मतलब अगर 5 करोड़ होगा तो आप शायद किसी रूरल एरिया में अपनी कॉलोनी नाम करा लो। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको ना छत मिलती है ना ज़मीन मिलती है। यहाँ फ्लैट सिस्टम होता है। तो कुछ लग्जरी सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ नॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं। तो मतलब अगर आपको एवरेज सा घर भी चाहिए ना, तो 1-1.5 करोड़ रुपए से नीचे तो वही मतलब ऐसा लगता है कि मिलेगा ही नहीं। 1-1.5 करोड़ रुपए में बहुत ही मिनिमल सा फ्लैट होता है। मतलब आप जो मेरा ये फ्लैट देख रहे हैं, ये भी 1 करोड़ से ऊपर का है। तो इसमें मैं ये देख रहा था कि रेंटल कितना बन रहा है। अगर कोई फ्लैट परचेज करता है और उसको रेंट पे उठाता है तो उसका रिटर्न कितना बनेगा। तो हार्डली 2-2.5% के आसपास का रिटर्न आता। जहाँ पर हम देख रहे थे वहाँ पर 2% के आसपास का निकल के आ रहा था। तो मैं ये सोच रहा, अगर हम रेंट पे रहते हैं और परचेज नहीं करते हैं तो हम 50 साल के आसपास तक रह पाएंगे विदाउट, सॉरी, 50 साल के आसपास तक रह पाएंगे अगर हम उसे परचेज नहीं करते हैं तो परचेज करने के प्राइस में। अब बात ये आती है कि भाई अगर हम उसको परचेज करेंगे तो उसका भी तो पैसा बढ़ेगा, मतलब उसकी फ्लैट की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो भाई इसमें एक चीज़ का सैचुरेशन आ सकता है नहीं भाई, आएगा ही। तो सैचुरेशन ये है, लेट्स से आपने 5 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, एक लग्जरी फ्लैट लिया। अब वो 5 करोड़ का फ्लैट 7 करोड़ का हो सकता है, 8 करोड़ का हो सकता है, 10 करोड़ का हो सकता है, लेकिन वो 50 करोड़ का नहीं हो सकता है इजीली। कहीं ना कहीं जाके उसका जो वैल्यूएशन है वो सैचुरेट कर जाएगा। और वहीं पर हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर तो यार काफ़ी डिमांड है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो फ्लैट ऐसे ही कहीं आप बोर्ड लगाओ और अगले दिन बिक जाएगा या फिर हफ्ते भर में बिक जाएगा, इस तरह का मैं सोच रहा था। बट मेरे कज़न से डिस्कस करके मेरे को पता लगा कि भाई बिल्डर्स बहुत मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं और जो जगह सस्ते में खरीदते हैं उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो लोग पैसा बनाते हैं। आप फ्लैट खरीद के एक लिमिट तक उसको ओवर प्राइस करके सेल कर सकते हो कि भाई 5 करोड़ का फ्लैट मैंने 8 करोड़ में बेच दिया। लेकिन ना 5 करोड़ का फ्लैट 50 करोड़ का नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को समझो। आप उसे 10 साल रख लो या 12 साल रख लो, उसमें एक टाइम के बाद आके वो पूरा कंसोलिडेट कर जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा मतलब, अगर मैं इस चीज़ को इंडेक्स से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि हम सेफ बेट लेंगे क्योंकि घर खरीदने का पैसा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक सेफ बेट से, तो वहाँ पर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे 14.6% के आसपास अगर आता है तो 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। 12-15% इंडेक्स पिछले 30-35 साल से दिया है, आप इसको डाटा को देख सकते हैं। तो अगर हम लेट्स से 1 करोड़ रुपए फ्लैट परचेज करने में नहीं लगाते, हम उसी फ्लैट को रेंट पे लेते हैं जिसका रेंट लगभग 2% है फ्लैट की वैल्यू का, जो कि है 2 लाख रुपए। और अगर हम करोड़ रुपए को लगाते इंडेक्स में तो 5 साल में आपका पैसा बन जाता है डबल, ऑलमोस्ट डबल। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर होता है कभी नीचे होता है, एफडी की तरह तो नहीं चलेगा। बट अगर आप देख रहे हैं अपना 20 साल का व्यू, क्योंकि जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो आप उसका ईएमआई बांधते हैं मैक्सिमम 20-30 साल तक। 30 साल से ऊपर का ईएमआई होता नहीं है। तो आप उसको फ्यूचर को अपने लॉक कर रहे हो 30 साल के लिए। मतलब अगर आप और कुछ करना चाहते हो उस पैसे से, और अगर आपको 5 साल रह के ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर मुझे नहीं रहना, मुझे कहीं और रहना चाहिए, या फिर भाई इतना बड़ा डिसीजन मैंने ठीक लिया है नहीं लिया, तो उस टाइम पर आप उसको बैक ऑफ नहीं कर सकते कि भाई अब मेरे को फ्लैट नहीं खरीदना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें एक टोकन अमाउंट दे दिया उसको परचेज करने का और ईएमआईज इतनी सारी भर दी हैं। तो उसके बाद आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे। वहीं पर अगर आप इंडेक्स में डाल देते हो उस पैसे को और आप रहते हो रेंट पे, तो आप, हर कोई के ये बस की बात नहीं है। कुछ लोगों का इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि अपना घर चाहिए। बट अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, अपना जॉब और इस तरह का जो हेक्टिक शेड्यूल है इससे थोड़ा ऊपर उठ के थोड़ा सा क्रीमी लेयर में आना है कि भाई स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारा काम पे जाने का मन नहीं है तो ना जाएं। तो इस तरह से अगर रहना है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा अपने इमोशनल सेंटिमेंट्स को। उसको अगर आप इंडेक्स में डालते हो तो आपका 5 साल में हो जाता है डबल, 14.6% के आसपास आता है। तो 5 साल में डबल होगा, 10 साल में ट्रिपल नहीं होगा, 10 साल में होगा 4 गुना, क्योंकि डबल का डबल होगा।
अगर आप 5 साल बाद देखेंगे तो 2 करोड़ का वापस 4 करोड़, 10 साल में 4 गुना, और 20 साल में 8 गुना नहीं 16 गुना। कंपाउंडिंग आ गई बीच में, फ्लैट में कंपाउंडिंग नहीं होती है, वहाँ पर एक लेवल के बाद वो चीज़ आके सैचुरेट कर जाती है, जहाँ पर फ्लैट का प्राइस उससे आगे बढ़ता नहीं है, और फ्लैट को बेचना कोई ईजी टास्क नहीं है। और आप देखेंगे हर साल उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लगेगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा कुछ एक इशू निकल के आएगा जो फ्लैट आपसे कुछ ना कुछ पैसा खा जाएगा। आप कुछ नहीं तो आप पेंट करा दोगे, आप कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ऐसा लगा दोगे जिससे आपका सेविंग्स का पैसा वो धीमे धीमे चूसता रहेगा। वहीं अगर आप उस पर रेंट पे रहते हैं और इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि आप अगर 60 पे रिटायर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 40 पे रिटायर कर सकते हैं, क्योंकि आपका 20 साल में 16 गुना हुआ। तो यहाँ से अगर 1 करोड़ रुपए आप आज डाल रहे हैं और 20 साल बाद देखेंगे तो वो 16 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं तो हार्डली वो फ्लैट 2 4 5 करोड़ पे आके कहीं ना कहीं अटक जाएगा। ये आप भी जानते हैं। अब ट्रॉल वर्क करने वाली चीज़ है कि नहीं यार हमने तो यहाँ लिया था, उसका इतना गुना हो गया, इतना गुना हो गया। आपको भी एक चीज़ पता है कि जिस टाइम पैसे बन गए उस टाइम बन गए। आज के मार्केट में इतना सैचुरेशन आने के बाद, इतने इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे, मतलब आप देखें 2-3 कमरे का फ्लैट 3 बेडरूम सेट 2 बेडरूम सेट करोड़ रुपए से नीचे है ही नहीं। मैं ये बेसिक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, लग्जरी में तो 4 या 5 करोड़ के आसपास है। तो 4-5 करोड़ अगर आदमी के पास हो जाता है तो भाई वो अपनी मर्जी से जीता है। तो आप इस चीज़ को देखें कि अगर आप इस पैसे को स्टक करते हैं तो वहाँ से आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम, वहाँ से एक इमोशनल आपका बैरियर आता है कि नहीं अपना घर होना चाहिए। तो भाई अगर आपका इमोशन बीच में आएगा तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी क्या भाई, फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ जा सकता इतनी मोटी मोटी ईएमआई बांध के, और एक बार में कोई ऐसा पेमेंट कर दे तो भाई फिर एक्चुअल में वो अमीर है, फिर तो भाई वो बिल्कुल खरीदें। बट अमीर जो आदमी बनता है वो इस तरह के फ्लैट्स वगैरह में इन्वेस्ट करता नहीं है। अमीर जो आदमी बनता है वो तो या तो शहर से दूर लैंड लेके बनता है, जब वहाँ पे बसावट आती है उसे बेच के पैसा बनाता है, या फिर कोई दुकानों का पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का बना गया उसमें पूरी एक एक दुकान बेच के फिर पैसा बनाता है। फ्लैट खरीद के आपको उसको रीसेल कर करके, मेरे हिसाब से वन टाइम अगर आप देखें कि अभी मैंने ले लिया, साल 2 साल में मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे डिमांड आएगी तो मैं बेच दूंगा, तो ऐसे तो पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इंडेक्स कहीं ना कहीं आपको बीट कर देगा। मेरे हिसाब से, मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ पर। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हमारे पास कमेंट आया है जितेंद्र व्यास जी का, जिसमें बोल रहे हैं भाई प्लीज रिव्यू 95 लाख पोर्टफोलियो। इनका 95 लाख का पोर्टफोलियो है। इट हैज 28 कंपनीज। आई वांट टू ट्रिम एंड डू 2x एवरी सेकेंड ईयर। एवरी सेकेंड सोच रहा मैं, कहा भाई मैं ही चले जाता हूँ उनके पास, एवरी सेकेंड हो जाए तो रिचेस्ट मैन हो जाएंगे। एनीवेज, आई वॉन्ट टू ट्रिम एंड डू 2x एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल में इनको पैसा डबल करना है ताकि 10 करोड़ बन जाए 5 साल में। ओके, तो 10 करोड़ अगर 5 साल में बनाना है, हर 2 साल में डबल करना है, तो आप 72 से डिवाइड करेंगे तो रूल ऑफ 72 बोलता है कि भाई 35% के आसपास का इनको रिटर्न बनाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 2 साल के आसपास इनका डबल हो जाएगा। तो भाई 35% का रिटर्न लार्ज कैप में भूल जाओ, नहीं बनने वाला। मिड कैप में मुश्किल है, लेकिन स्मॉल कैप में पॉसिबल है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, आप 1 करोड़ रुपए को हर 2 साल में डबल करने वाले हो, तो यहाँ से आपका पैसा 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए भी रह सकता है। अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि मेरा पैसा 1 करोड़ से 90 लाख ही रहे, 10% से ज़्यादा नीचे नहीं जाए, तो फिर वो लार्ज कैप में होता है। लेकिन लार्ज कैप में 2 साल में डबल होगा नहीं, लार्ज कैप में 5-7 साल में डबल होता है, क्योंकि वो उस तरह का रिटर्न दे ही नहीं सकते। आप एक चीज़ समझो, जहाँ पर भी सिक्योरिटी होगी ना वहाँ पर रिटर्न नहीं बनेगा आपका, और जहाँ पर रिटर्न बनेगा वो रिस्क लेके बनेगा। और अमीर अगर आप बनते हो तो वो इस तरह से बनते हो कि आप जो रिस्क ले रहे हो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझ के चलते हो। आपको कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से परफॉर्म करेगी। इसमें आपके शेयर्स हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। बजाज फाइनेंस में 10 लाख इनका इन्वेस्टेड है। बजाज फाइनेंस भाई आपका ये जो 2 साल में डबल करने वाला आपका जो मतलब आपका वांट है कि आप 2 साल में पैसा डबल करो, तो बजाज फाइनेंस से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप क्या बोलते हैं, मार्केट क्रैश में इसको खरीद लिए, उसके बाद मार्केट बढ़ गया तो बेच दिए, वो बात अलग है। लेकिन अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये हर 2 साल में डबल तो नहीं होने वाला। कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है, 15-17% आपको रिटर्न दे सकता है। फाइन ऑर्गेनिक भाई ऑर्गेनिक केमिकल बेस्ड बिजनेस है, अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा, केमिकल इंडस्ट्री है पता नहीं है भाई। एफएल इंडिया का वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे लगता है, लेकिन मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं तो उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं,
इसके अलावा देखते हैं VA टेक डब्ल्यू वैग, भाई आइडिया नहीं है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, भाई इसका जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया था उससे मैं थोड़ा सा, मेरे पास था ये पहले, मैंने इसको बेच दिया था क्योंकि इस क्वार्टर के रिजल्ट में इसका जो ग्रोथ था वो स्लो डाउन हो गया था। और एक चीज़ आप समझ के चलो, एक बार किसी कंपनी का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है और उसके बगल वाली कंपनी उसी क्वार्टर में उससे डबल ग्रो की होती है, तो भाई मैं उसको बेच देता हूँ, क्योंकि उसके बाद उसकी गलती है, सेक्टर की गलती नहीं है। क्योंकि अगर सेक्टर में दिक्कत होती तो उसके जो पीयर्स हैं उनका भी मार्जिन और उनका जो ग्रोथ है वो पहले से कम होता। इसके बाद देखते हैं डी मार्ट को बोल रहे हैं 3.8 लाख। आप, मैं ये एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आपने छोटा छोटा अमाउंट कई जगह फैला दिया है भाई। आप बोल रहे हैं कि आपको डबल करना है 2 साल में, तो भाई 2 साल में अगर डबल करना है तो इस तरह से नहीं बनेगा पैसा। मेरे हिसाब से आपको एलोकेशन बहुत बड़ा करना पड़ेगा, 20-20, 30-30% होल्ड करने पड़ेंगे स्मॉल कैप, उसके बाद बनेगा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आपके शेयर्स को देख लेते हैं। डी मार्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। टनला प्लेटफॉर्म्स, ऐसा ही करके शायद इसका कुछ नाम था, मैंने पास में देखा था, ठीक है। रोजरी बायो नहीं समझ आता भाई, ब्लैक रोज नहीं समझ आता। LTI माइंट्री मेरे को लगता है कि हाँ 2 साल में आपका डबल हो सकता है। अब इसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इसको आई हैं जब से इसने मर्जर किया है माइंट्री ने LNT बोल रहा हूँ, माइंट्री ने LNT इन्फोटेक के साथ। इसके बाद आते हैं प्रिंस पाइप भाई मेरे को सॉरी मज़ेदार नहीं लगता है, क्योंकि एस्ट्रल इसको डोमिनेट कर देता है तो कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ को खा जाता है। आवास फाइनेंस भाई ओवर प्राइस्ड है इस टाइम पर, तो मेरे को अभी समझ नहीं आता है, इसीलिए मैं बेच दिया था, पास में मेरे पास था ये। इंडिगो पेंट्स भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक एशियन पेंट डोमिनेट कर रहा है और नए नए जो बड़े हाथी हैं, मतलब बसंत सर की लैंग्वेज में बोलता हूँ, बड़े हाथी जो हैं, JSW स्टील हो गया, वो JSW पेंट बना रहा है, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स अगर आते हैं ना तो उसके बाद ये छोटे प्लेयर्स को कुचलने की कोशिश करते हैं। पहले मेरे को इसमें ग्रोथ दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे ना अपनी मार्केटिंग से और उससे, तो एक लेवल पे आके ये दब जाएगी उसके बीच में, तो वहाँ से मैंने इसको लिया नहीं, क्योंकि फुल्ली प्राइस्ड है यार, इतना सस्ता थोड़ी मिल रहा है, पीस का अच्छा खासा है, तो वहाँ से पैसा बनेगा नहीं। इन्फोबीन आइडिया नहीं है। SRF आइडिया नहीं है भाई। इलेक्सी, टाटा इलेक्सी की शायद बात कर रहे हैं। टाटा इलेक्सी मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई 2 साल में तो नहीं, लेकिन 3-4 साल में डबल हो सकता है 3-4 साल में 3-4 गुना भी हो जाए, बट डबल तक का हम मान के चल सकते हैं। इसका जिस तरह का फ्यूचर पोटेंशियल है, मेरे हिसाब से अगर आप 5 स्टॉक पोर्टफोलियो करोगे इसमें, तो उसमें टाटा इलेक्सी डालना चाहिए। SJS एंटरप्राइजेस भाई आइडिया नहीं है। क्लीन साइंस मेरे को समझ नहीं आता। ICICI बैंक भाई जो आप मसाला तैयार कर रहे हो 2 साल में डबल वाला, उसमें कहीं फिट नहीं होता, 15-17% का मशीन है। एस्ट्रल भाई मेरे को कंपनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी कंपनी है, नए नए सेक्टर में एंटर कर रही है और पहले डोमिनेट करके आई है। एस्ट्रल में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये पिछले सेक्टर के बाद नए सेक्टर में अब एंटर हो रही है, तो पिछले सेक्टर से भागी नहीं है, डोमिनेट करके आई है, बिजनेस बना के आई है, किंग है अपने सेक्टर की। लेकिन वहीं पर जब आपको एक किंग दिखता है तो वहाँ पर किंग की वैल्यू भी लगती है। तो अभी भाई जिस वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो उस वैल्यूएशन पे पैसा नहीं बनेगा। अगर फ्यूचर में अर्निंग लेके आया तो सब शाबाशी देंगे कि भाई हमें तो पहले से पता था, उसकी वैल्यूएशन दे दी है। लेकिन अगर ये रिजल्ट नहीं दे के आया तो उसके बाद भाई आपका रिटर्न माइनस में चला आएगा, इसको ठोक देंगे, पकड़ के लिटा देंगे, क्योंकि रिटर्न बनेगा नहीं तो हाई पी सस्टेन करेगा नहीं। कैम क्रक्स भाई आइडिया नहीं है। आप एक चीज़ को समझो भाई, हर स्टॉक का मेरे को आइडिया नहीं हो सकता, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर स्टॉक का मेरे को आइडिया हो। मेरे को जिस स्टॉक में समझ आता है, मतलब आप एक वो वाली चीज़ को याद करें कि यू कांट मेक मनी इन विच यू डोंट अंडरस्टैंड। आप जिस चीज़ को समझ नहीं सकते ना, आप उस चीज़ से पैसा नहीं बना सकते। मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मेरे को हर एक स्टॉक के बारे में भले ही ना पता हो, बट जिस स्टॉक को मैं होल्ड किया हूँ या फिर जिसके बारे में मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ उसमें एक भी पॉइंट मेरा गलत ना हो, और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैं खुद इम्प्लीमेंट करूँ, उसके बाद ही बोलूँ। इसी वजह से जो मेरे को पता नहीं है मैं क्लियर आपको बोल दे रहा हूँ कि भाई मेरे को आइडिया नहीं है, और जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को समझ नहीं आता उसके फंडामेंटल्स मेरे को गड़बड़ लगते हैं। कैमक्रक्स भाई आई डोंट नो अबाउट दैट स्टॉक। विनाती ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक वाली चीज़ है तो यार थोड़ा केमिकल है तो समझ नहीं आता अभी केमिकल में। आक्लीन नहीं भाई आइडिया नहीं है। पेनार इंडस्ट्रीज आइडिया नहीं है। लेटेंट व्यू पास्ट में हमने देखा था इसे, इसके फंडामेंटल्स शुरू में कुछ ठीक लग रहे थे, फिर वैल्यूएशन का इशू आया। चलो आगे बढ़ते हैं। दीपक नाइट्रेट बोल रहे हैं, तो दीपक नाइट्रेट में भाई जो पैसा बनना था वो बन गया है। फ्यूचर के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, इतना रिटर्न पहले ही बना दिए हैं, और उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कंसोलिडेट मार सकता है अभी ये थोड़े टाइम के लिए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आइडिया नहीं है भाई। माइक्रो फाइनेंस आप चक्कर में पड़ो मत,
आपके पास फाइनेंस की और भी काफ़ी सारी कंपनियां, अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। VBL वरुण बेवरेज लिमिटेड, ये आपकी लिस्ट में फिट नहीं होता, ये 15-18% का अच्छा कंपाउंडर है। मैं इनकी फैक्ट्री में विजिट करके आ चुका था जिस टाइम मैं एक बिजनेस स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में था, अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पे मैं वरुण बेवरेज में गया था। काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल लगा और ये डोमिनेट करते हैं क्योंकि बेसिकली पेप्सी की फ्रेंचाइजी है, एक्वाफिना, पानी वानी सब कुछ बनता है इनके यहाँ। तो हम फैक्ट्री विजिट किए थे, फंडामेंटल अच्छे लगते हैं, कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया लगता है। आई एम रेडी टू ट्रिम स्टॉक्स एंड स्टिक टू टॉप 4-5 स्टॉक्स, प्लीज़ रिव्यू काइंडली एंड प्रोवाइड हेल्प, थैंक्स। तो भाई 4-5 अगर आप शेयर्स देखना चाहते हो तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरी सिस्टर के या मेरी मदर के पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, या फैमिली में किसी ना किसी के पास मेरे पास हो सकते हैं, तो आप उसको समझ के चलें। तो आप होम फर्स्ट फाइनेंस को देख सकते हैं, इस क्वार्टर में उसका बहुत तगड़ा ग्रोथ था। मुझे ऐसा लगता है कि उसका ग्रोथ कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसके जो MD एंड CEO हैं वो काफ़ी पैशनेट लगते हैं बिज़नेस को बनाने के लिए, और उनको बिज़नेस का समझ अच्छा है और उनको समझ में आता है कि भाई बिज़नेस बनेगा तो बनेगा कैसे। इसके अलावा पॉलीकैब मुझे लगता है कि 2-2.5 साल में डबल हो सकता है। अभी के वैल्यूएशन से 2 साल में डबल होने की तो भाई श्योरिटी नहीं हो सकती, बट अपॉर्चुनिटी साइड बहुत ज़्यादा है। आप अगर उसको 3-4 साल रखेंगे तो मेरे हिसाब से 3-4 गुना अगर हो जाता है तो हो सकता है, चांस है भाई, गारंटी नहीं है। अल्टीमेटली भाई जो हम कर रहे हैं ये एक आर्ट है, मतलब जो आर्टिस्ट है उसको आर्ट आती है। अब आर्ट में अच्छा बुरा आप बोल सकते हो कि भाई नहीं हुआ क्या हुआ, वो सब चांसेस वाली बात है, वो सब कहानियाँ हैं। मैं चांस बता रहा हूँ कि किस में क्या चांस बन सकता है, तो वैसा आप समझें। इसके अलावा मेरे को लगता है कि 1-2 और अगर हम छोटे स्टॉक्स देखते हैं तो भाई अगर आप 2 साल में डबल करने की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, और 4-5 स्टॉक्स में अगर आप ट्रिम करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी आप केसॉल्स को देख सकते हैं। केसॉल सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो में हो सकती है, क्या है ही भाई मेरे पोर्टफोलियो में, बट मैं उसको कब बेच दूंगा आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से अपना फंडामेंटल एनालिसिस खुद करें, उसके बाद देखें। बट अगर आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कंपनी ना अभी बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है। बसंत सर इस पर बोलते हैं कि भाई इसका मार्जिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा अगर मार्जिन सस्टेन नहीं कर पाएगा तो भाई बेच देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20-30% वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मार्जिन और ग्रोथ 2-3 साल चल गया तो भाई मेरे हिसाब से 8-10 गुना पैसा बनने पर भी पता नहीं लगता है। सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और अगर बात करें कि प्रमोटर्स क्या हैं कैसे हैं, तो भाई जो CTO हैं इनके टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीज़ें देखते हैं वो उनको 22 साल का आसपास का एक्सपीरियंस था, और जो CEO हैं उनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, 16-18 साल का एक्सपीरियंस था। मैं इनके इन्वेस्टर रिलेशन पर पढ़ रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खखोरी इसकी, क्या करता है कैसे करता है, सेल्स फोर्स वगैरह, उसके बारे में पास में बहुत सारी वीडियो की हैं। आप डालेंगे अगर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखेंगे स्टॉक एनालिसिस वाली में, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और स्टॉक एनालिसिस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें से अगर आप कुछ स्मॉल कैप या ऐसा कुछ अगर ढूंढ पाए, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए तो उसमें से आपको कुछ अच्छा पकड़ में आ सकता है, और ऐसा करके आप 4-5 शेयर्स में इसको डाल सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करें। आप समझदार हैं यार, पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, बट मैं ये बता सकता हूँ कि आप सिर्फ स्मॉल कैप में काम करें और मिड कैप में काम करें। लार्ज कैप में करेंगे तो बनेगा नहीं पैसा, और स्मॉल कैप में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ के चलें कि यहाँ पर पैसा साफ भी हो जाता है अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस ठीक नहीं है, पहली चीज़। और उसके बाद अगर आप ओवर एनालिसिस करेंगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होकर बिकेगा। अभी केसॉल्स मेरे पास 20% साफ हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने परचेज प्राइस था उससे 20% साफ हो गया, लेकिन 20% साफ होने के बाद भी भाई माथे पे कोई शिकन नहीं है। थोड़ा बहुत बुरा लगता है तो लगता है यार, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर क्वार्टर का रिजल्ट इसका आउट हुआ ना, उसके बाद वापस से ठोक के प्रॉफिट बनाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे अपने आप। इसके बाद एक और कमेंट है, रोहन नेगी 3625 बोल रहे हैं, भाई दिल से हर्ट, शायद ये बोलना चाह रहे हैं दिल से प्यार फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, थैंक यू सो मच जी। मैं सोचता था एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस आज पे करते हैं ना, ना ऐसा नहीं होता, वो चीज़ जो मैंने बताई थी वो ठीक चीज़ है। इसके बाद सेकंड ये इनका पॉइंट है, इसमें ये बोल रहे हैं इंजेक्शन से सबकी यही हाल होता है। तो चलो भाई थोड़ा ऑफ टॉपिक डिस्कशन करेंगे, इक्विटी का डिस्कशन हो चुका है, आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो भाई इंजेक्शन से यार हर एक को नहीं लगता, मैं अपने 1-2 कज़िन को जानता हूँ जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, इंजेक्शन लगाओ लगा दो, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है यार कि मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है,
ट्रीटमेंट हो रहा है। बट एकदम ऐसा मतलब मेरे को क्या है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, हेयर फॉल हो गया है, मतलब बाल काटते हैं तो भाई उस टाइम पे बाल टूटते हैं तो पता लगता है यार बहुत एंशियस हो रहा हूँ। बट वीडियो बनाते हैं, अच्छा रिकॉर्ड मारते हैं तो मज़ा आता है इसमें, बहुत रिलैक्स फील होता है। और इसके बाद बात करते हैं आज क्या हुआ। आज मैं गया था भाई ट्रीटमेंट के लिए, आज कपिंग थेरेपी थी। तो भाई मैं थोड़ा सा एंशियस था कि यार वो ब्लेड मारते हैं, उसके बाद वो कप लगाते हैं, उसमें वैक्यूम करते हैं, उससे क्या होता है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ऐसा करके बोलते हैं। बट आज कपिंग थेरेपी हुई नहीं भाई, एनजाइटी में दिन निकल गया। आज उन्होंने योगा पोस्चर्स और मशीन वगैरह पे लगा के थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, होपफुली जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वहीं अगर कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट है ये, इसके बाद लास्ट डे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर हरीश मेरा। तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई 4 या 5 महीने में आप टोटली फाइन हो सकते हो, आप बस हमारी हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो, डाइट इम्प्रूव करो। बट यार बॉडी यार इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना कि इसमें कब क्या दिक्कत आती है यार समझ नहीं आता है। तो अब यार देखो, आप फाइनेंस वगैरह अपनी जगह है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे ना, पास में हुआ क्या था यार, मैं शेयर्स वगैरह में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि ना खाने का होश है ना किसी चीज़ का होश है। फंडामेंटल एनालिसिस करता रहता था रात रात भर बैठ बैठ के। तो उसमें क्या होता है, 1 बज गया 2 बज गया, मम्मी पापा तो भाई सो गए, खाना कौन बनाएगा, दीदी भी उस टाइम पर सो रही होती थी या फिर वो अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ काम कर रही होती थी। तो मैं करता क्या था भाई, फटाफट से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा खाते हुए चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ या फिर कुछ ट्रेडिंग की जुगाड़ लगा रहा हूँ। उस टाइम वो सब भी चलता था भाई। तो जिम वगैरह सब छोड़ दी थी। अभी आपको मैं काफ़ी थिन लगता हूँ, 50-55 kg वेट हो गया है। लेकिन एक टाइम पे, अभी एक टाइम क्या भाई, साल भर पहले ही मेरा वेट 65-67 के आसपास था, काफ़ी मस्कुलर था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टॉल नहीं हूँ, 5'8" के आसपास मेरी हाइट है। तो मैं काफ़ी मस्कुलर हो गया था, अच्छा खासा गेन चल रहा था। बट हुआ क्या, उसके बाद स्टॉक्स में घुस के ना एकदम ऐसा मतलब हेल्थ का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा। तो इससे चीज़ें गड़बड़ाती चली गई। भाई पिज़्ज़ा बर्गर चल रहे हैं घर में, भाई खाना बन रहा है, फिर एक बार पिज़्ज़ा बर्गर की लत लग जाती है, आप खाना खाते नहीं हो, ऐसा लगता है कि यार क्या यार टेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो वैसा करके बहुत डाइट मेरी ख़राब हो गई, न्यूट्रिशन ख़राब हो गया। उसकी वजह से ही भाई राइट लेग में साल भर हो गया यार ये पेन जा नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट में मतलब मेरा इतना पैसा घुस गया। फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूं कि अगर मैं जब से अब तक अपने न्यूट्रिशन पे पैसा लगाता ना, तो इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना ट्रीटमेंट में हो गया। ट्रीटमेंट में कितना खर्च हो गया उसका हल्का सा मैं आइडिया दूं, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरा फ़ोन है और मतलब ये मैं फ़ोन का नाम नहीं बता रहा। मैं अगर कैलकुलेट करूं कि भाई कितना लग गया, तो मैं ये फ़ोन अगर वापस लेना चाहूँ तो मैं ही ले सकता हूँ, इतना लग गया। और फ़ोन से आप आइडिया ऐसा समझें कि आपका पसंद का जो फ़ोन होगा ना, उतना लग गया मेरा। तो वैसा करके देखें। तो भाई लास्ट तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें सुन रहे हैं, तो आई थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं, मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो सकता है उससे। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो बातें हैं, मेरा जो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपके किसी काम के हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, अपने कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा हो, फंडामेंटल में, बैलेंस शीट में पढ़ने में आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हो कि यार इसका क्या मतलब है, कैश रिजर्व क्या है, और या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। टिल देन आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।